नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड, साहित्य के खजाने से कुछ अनमोल कहानियाँ। दोस्तों, अगर कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है दंभ के घेरे। शनिवार की दोपहर बैंक की जल्दी छुट्टी हो जाती है, पर ये अक्सर रोज की तरह 5:30 बजे ही घर पहुंचते हैं। शहर में रहने वाली दीदी के यहाँ जाने के लिए शनिवार ही सूट करता है। यूं हम लोग सब परिवार भी अक्सर हो आते हैं, फिर भी शनिवार का नियम कभी नहीं टूटता। इस साप्ताहिक भेंट के मूल में भाई बहन का प्यार तो है ही, पर उस बहाने दीदी के सुख दुख की जरूरतों की पूछ परख भी हो जाती है। यद्यपि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता, फिर भी ये सोचते हैं कई बातें ऐसी हैं जो शायद दीदी मेरे सामने कह नहीं पाएंगी। मैं उनके इस भ्रम को बनाए हुए हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वहां से लौटते ही मुझ पर बरस पड़े। हर जगह अपनी अक्लमंदी का सबूत क्यों दे आती हो? क्या हुआ? अपमान से आहत होते हुए मैंने पूछा। होना क्या है, वहां दीदी के यहाँ महेश का जिक्र चलाने की क्या जरूरत थी? मान लो जिक्र किया भी तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई? पता है दीदी कितना रो रही थी। बोली, कुसुम की लड़की नहीं है, इसी से इतना ऐठी रहती हैं। जो मुंह में आया बेछूट कह डालती हैं। ऐसी मैंने कोई गाली गलौज तो की नहीं है जो इतना हंगामा बरपा जा रहा है। पता है दीदी उस दिन खूब रो रही थी। बोली, दोनों लड़कियों की शादी में हम कंगाल हो गए। अब ये दो और छाती पर बैठी हैं। वो दोनों तो सीधी थी, जहां ब्याह दिया चली गई। पर नीता तो डॉक्टर इंजीनियर से नीचे बात ही नहीं करती। झोला भर रुपए हों तब कहीं डॉक्टर वर्ज उठता है। पर लड़की समझे तब ना। हम तो इन्हें पढ़ा लिखा कर पछता रहे हैं। उन्होंने इतनी बात की तब मैंने महेश की चर्चा की थी। चर्चा करने से पहले कुछ तो सोचा होता। सोचना क्या है, ब्राह्मण का लड़का है, एमएस कर चुका है। अच्छी नौकरी है, कोई जिम्मेदारी नहीं, घर में बस एक माँ है। और वह माँ कभी तुम्हारे यहाँ खाना बनाया करती थी। तो क्या हुआ, मुसीबत किस पर नहीं आती? एक अनपढ़ बेसहारा औरत, और कर ही क्या सकती थी? कोई चोरी चकारी तो नहीं की उसने। मेहनत मजदूरी करके बच्चे को इस योग्य बनाया है। मैं तो लड़के को भी दाद दूंगी जो इन परिस्थितियों में पलकर डॉक्टर बना है। सच, मेरी अपनी कोई लड़की होती तो मैं खुशी से ब्याह देती। मैंने तमक कर कहा। बस बस, अपनी अक्लमंदी रहने दो। पता नहीं है, नीता एकदम आग हो रही थी। बोली, मामी जी से कह देना मेरी चिंता न करें। मिसरानी के लड़के से शादी करने की अपेक्षा मैं कुंवारी रह जाऊंगी, वह मुझे मंजूर है। कुंवारी रहो तो अपनी बला से, हमें क्या करना है? मैंने कहा और बात समाप्त कर दी। सच, दीदी पर गुस्सा आ रहा था। जब भी मिलती है लड़कियों का रोना लेकर बैठ जाती हैं। सीता गीता की शादी में सब सुहा कर बैठी हैं, दो फिर भी बाकी हैं। छोटे कुलदीपक अभी हाई स्कूल में हैं, पता नहीं वे कब कमा कर देंगे। लड़कियां तो तब तक बूढ़ी हो जाएंगी। छोटी रीता तो फिर भी अभी बीएससी कर रही है, पर नीता तो कब से एमए कर चुकी है। बीएड किए भी ये दूसरा साल चल रहा है। कहीं जुगाड़ ही नहीं बैठ रहा। सरकारी नौकरी अव्वल तो मिलती नहीं, मिलती भी है तो दूर दराज गांव देहात में जाना पड़ता है। इसलिए एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। 250 पर दस्तखत करवाते हैं और 150 पकड़ाते हैं। महेश की बात चलाकर अपनी समझ से मैंने तो कोई बेवकूफी नहीं की। उसकी माँ मेरे यहाँ कुछ दिनों तक खाना बनाया करती थी, यह सच है। पर इससे लड़के की गुणवत्ता में तो कोई फर्क नहीं आता। और माँ बेचारी करती भी क्या, पति की मृत्यु के बाद जेठ देवरों ने मिलकर जायदाद हड़प ली और झाड़ू मारकर घर से निकाल दिया। पीहर में वैसे ही हालत खस्ता थी। विधवा ननद और भांजे को देखकर भाभियों के तेवर ही बदल गए। काकी लेकिन हिम्मत वाली थी। किसी दूर के रिश्तेदार का सहारा लेकर शहर आई तो फिर पलटकर गांव की ओर नहीं देखा। मेरे लिए तो वह जैसे भगवान बनकर ही आई थी। विनय के समय बीमारियों ने मुझे ऐसा जकड़ा कि 6 महीने में खाट से उठ नहीं पाई। नन्हे अजय अभय अनाथ से यहाँ वहां घूमते रहते। दीदी आ जाती थी, कभी उनकी लड़कियां रह जाती, पर आखिर कोई कितने दिन अपनी गृहस्थी अपनी पढ़ाई छोड़ मेरे पास रह जाता। काकी मेरे भाग्य से ही उन दिनों शहर आई थी। उनके वे रिश्तेदार हमारे ही मोहल्ले में रहते थे।
अपना एक कमरा उन्होंने माँ बेटे के लिए खाली कर दिया था। आजीविका उन्हें अपनी तलाशनी थी, काम की तलाश में ही वे मेरे घर आई थी और फिर जैसे इस घर की होकर रह गई। मुझ पर तो उनके असंख्य उपकार हैं। मेरे अजय अभय को उन्होंने ही पाला है। बीमारी में उन्होंने मेरी जैसी सेवा की, वैसे बस माँ ही कर सकती है। विनय कुछ बड़ा हो गया तो मैंने फिर अपनी गृहस्थी संभाल ली। किसी परिचित से कह सुनकर इन्होंने काकी को नारी कल्याण में लगवा दिया था, पर हम लोगों के संबंध यथावत बने रहे। मुझे जब भी जरूरत हुई काकी हमेशा दौड़ी चली आई। महेश तो जैसे इस घर का ही बच्चा था। इसी घर में बैठकर उसने अपनी पढ़ाई की है। उससे कुछ ऐसी ममता हो गई थी कि उसकी फीस, पुस्तकें और कभी कभार कपड़े भी यहीं से जाते थे। वैसे लड़का जहीन था, हमेशा स्कॉलरशिप पाता रहा। फिर भी काकी हमारे ऋण को कबूलती हैं। जब भी कोई बच्चे की तारीफ करेगा तो यही कहेंगी, भैया मैंने तो जन्म भर दिया है। असली माँ बाप तो यही हैं। अब तो महेश की नौकरी लग गई है। 4-5 साल से काकी घर में बैठकर भगवत भजन कर रही हैं। फिर भी कहीं से रिश्ते की बात आती है तो भागी भागी मेरे पास आती हैं। दुल्हन तुम ही जरा ठीक से देख दाख दो, मैं गवार क्या जानूं। मैं कहती हूँ, महेश से पूछो ना, आखिर शादी तो उसे ही करनी है। महेश से बात करने पर वह कहता, भाभी मेरी तो बस एक ही शर्त है, तुम जिसे कहोगी ब्याह लूंगा, बस वह मेरी माँ का अनादर न करे। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात नहीं टालेगा, इसलिए हिम्मत करके उस दिन दीदी के यहाँ बात चलाई थी। पर सब उलट पुलट हो गया, मेरी ही जान सांसत में पड़ गई। मन इतना खट्टा हो गया था कि अगले कई दिनों तक, बल्कि महीनों तक मैंने दीदी के घर में पाँव नहीं दिया। ये बदस्तूर जाते रहे। इन्होंने ही आकर एक दिन खबर दी, नीता की शादी तय हो गई है। अच्छा, कहाँ हुई है? यहीं भोपाल में। लड़का क्या करता है? वल्लभ भवन में है। वहाँ क्या है? बाबू है। ये बेवजह चिढ़ गए। उसके सपने तो बड़े ऊंचे हुआ करते थे। मैंने चिकोटी ली। ऊंचे सपने कौन नहीं देखता। ये बिना बात मुझ पर बरस पड़े। पर उन सपनों की कीमत चुकाने लायक पैसे भी तो हों जेब में। समझती कुछ हो नहीं, बस शुरू हो जाती हो। फिर एक बार भात जुटाने का चक्कर शुरू हो गया। 5 बहनों में अकेले भाई हैं ये। एक साल भी खाली नहीं जाता, कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है। बड़ी हसरत से कोई प्लान बनाते हैं, पर उसकी स्याही सूखती भी नहीं और किसी बहन के यहाँ से निमंत्रण आ जाता है। सारे अरमान मन में ही रह जाते हैं। आय के सारे स्रोतों से खुरच खुरच कर पैसा जोड़ते हैं और सामान लेकर शादी में पहुंचते हैं। पर बहनों के मुंह हमेशा फूले ही रहते हैं। पता नहीं उनकी अपेक्षाएं कहाँ खत्म होती हैं। भाई की मोटी तनख्वाह तो सबको याद रहती है, पर उसकी जेब में लगे अनगिनत छेदों की बात शायद सब जानबूझकर भूल जाती हैं। उस माहौल में मैं अकारण अपराध बोध से भर उठती हूँ। मेरा तो अभी छोटा है, पर अजय अभय तो इस सालाना प्रोग्राम से इतने उब चुके हैं कि उन्होंने साथ जाना ही छोड़ दिया है। बड़ी दीदी के यहाँ कोई शादी होती है तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। भार तो खैर देना ही पड़ता है, पर शहर का मामला होने से दूसरे सौ खर्च चुपचाप लग जाते हैं। आधे मेहमान यहीं रुकते हैं। बहनें शादी के बहाने आती हैं, पर मेहमानदारी भाई के यहाँ होती है। काम के लिए सुबह शाम चक्कर लगाना पड़ता है तो पेट्रोल का खर्च दुगना हो जाता है। हम लोगों ने एक रविवार का सदुपयोग किया और 1,500-2,000 फूंक कर सामान ले आए। अभी उनके रैपर्स खुले भी नहीं थे कि दीपक साइकिल पर भागा भागा आया। अम्मा ने कहा है हम लोग डाइनिंग टेबल नहीं ले पाए हैं, आप लोग और कुछ ना दें, बस वही भर दें। इतनी कोफ्त हुई। यह वक्त है कहलाने का। रोज सुबह शाम चक्कर लग रहे हैं। कल तो कहकर आए थे कि रविवार को शॉपिंग करनी है। तब कह देती तो क्या बिगड़ जाता। अब क्या क्या लौटाते हम। साड़ियाँ भले ही दुकानदार ले लेता, पर उसके बदले कुछ तो लेना ही पड़ता। और कटे हुए पीसेस कौन वापस लेगा। खैर फिर भी डाइनिंग टेबल तो लेनी ही थी। दीदी ने खुद कहलवाया था, मना कैसे कर देते। इसके बाद भी बात नहीं बनी। दीदी की जेठानी रूठी रही कि उनके लिए साड़ी नहीं आई। दीदी कहती रही कि हमारी वाली दे दो, पर यह नहीं कहा कि खुद हमने ही कपड़ों के लिए मना करवाया था। नीता को सनमाइका का डिजाइन पसंद नहीं आया था। दीपक ने पॉलिएस्टर शर्ट पे इसकी आशा की थी। टी शर्ट पाकर उसने इतना बुरा मुंह बनाया कि बस। सबके चेहरे पढ़कर मेरठ वाली दीदी बोली, अकेला बेचारा फिर भी जैसे तैसे कर तो देता है, माँ जाए का फर्ज तो निभाता है। यानी यह केवल फर्ज अदायगी हुई, जैसे तैसे करना हुआ।
मेरा तो खून खौल उठा। और अब बड़ी भली बन रही हैं। पिछले वर्ष उत्तम की शादी में कैसा नाटक किया था। एक ही लड़का है उनका, तो हम क्या करें, हमें तो हर साल भुगतना है। इसी से तो ये रिश्तेदारियां खरती हैं। कोई खुले मन से किसी के यहाँ जा नहीं सकता। मन एकदम गुस्सा गया। मैं सौंपे गए काम बेमन से निपटा रही थी। नीता को बीच में बिठाकर औरतें ढोलक कूट रही थीं। वहीं पीछे बैठी कुछ जिज्ञासु महिलाएं खुसर-पुसर कर रही थीं। लड़के की, उसके परिवार की ही चर्चा हो रही थी। सुना है बाप हेडमास्टर है। बड़ा भाई शायद तार ऑफिस में है। एक बहन अनब्याही बैठी है, कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का क्या करता है? बाबू है। अरे, अरे क्या 15,000 में क्या डिप्टी कलेक्टर मिलेगा? तनख्वाह क्या है? 550 बता रही थी। पता नहीं मुझे एकदम क्या सूझा। इतनी देर तक चुपचाप बैठी मैं एकदम बोल पड़ी। 550 तो महेश बम्बई में अपने फ्लैट का किराया दे रहा है। नीता ने तड़प कर मेरी ओर देखा, पर मैं खुश थी। मन एकदम हल्का हो गया था, जैसे पुराना हिसाब चुकता हो गया हो। शाम को मंडप को रंगोली से सजा रही थी कि रीता धीरे से पास आकर बैठ गई। मामी जी, एक बात कहनी थी। उसका स्वर बुरी तरह कांप रहा था। मैं समझ गई। रात के लिए साड़ी की मांग होगी। शहर में रहने से यही तो होता है। चाहे कॉलेज में गैदरिंग हो या सहेली की शादी, सबको साड़ियाँ चाहिए। जैसे मामी जी ने दुकान खोल रखी हो। मैं समझ तो गई थी, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, कहो क्या बात है? आप किसी से कहेंगी तो नहीं? ना। फिर भी वह चुप रही और जमीन पर काल्पनिक कल्पना बनाती रही। जब मैंने टोका तो उसने अपना साहस बटोर कर कहा, मामी जी, मैं नीता दीदी की तरह गोरी तो नहीं हूँ, पर आपके महेश यदि मुझे पसंद कर सके। लेकिन बेटे, मामी जी, मैं इस सवाल से तंग आ गई हूँ। 2 साल बाद पापा फिर मेरे लिए भटकना शुरू कर देंगे। लड़कों के भाव तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरी शादी के बाद तो गुड्डू के लिए घर में कानी कौड़ी भी नहीं बचेगी। वह मेरा इकलौता भाई है मामी जी। मैं चाहती हूँ वह खूब पढ़े, इंजीनियर बने। उसे खूब बड़ा आदमी बनना है। मैं अपने हिस्से के सारे रुपए उसके नाम कर दूंगी। कांपते स्वर में बड़ी मुश्किल से वह अपनी बात कह पाई और बात खत्म करते ही भाग खड़ी हुई। शायद इतनी बड़ी बात कहने के बाद उसे वहां बैठना अच्छा नहीं लगा होगा। पर वह कुछ देर रुकती, मुझे कुछ कहने का मौका देती तो मैं कहती, रीता, तूने बहुत देर कर दी बेटे। यह हिम्मत थोड़ा पहले जुटा लेती तो। महेश की पिछले हफ्ते ही सगाई हो चुकी है। इतना लायक लड़का मुफ्त में मिलने लगे तो कोई छोड़ेगा भला? सभी लड़कियां नीता जैसी बेवकूफ नहीं होती।